नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा कोरोना की दवाई बनाने के दावे पर फिर विवाद हो गया है। पहले तो इसको लेकर WHO को सफाई देनी पड़ी कि ऐसी कोई दवा हमारे द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है। ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि दावे किए जा रहे थे कि कोरोनिल को WHO से प्रमाणित किया गया है। तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पतंजलि के दावे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और स्वास्थ्य मंत्री से भी कड़े सवाल पूछे हैं। IMA ने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की संहिता के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है और यह आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद एक आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर हैं, दवा का प्रचार करते हुए पाए गए हैं। IMA ने कहा कि हम WHO की प्रमाणिकता को लेकर किए गए झूठे दावों से अचंभित हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में। IMA ने इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। एसोसिएशन ने पूछा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए क्या ये उचित है कि आप देश के सामने एक गलत झूठा प्रक्षेपण जारी करें जो अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया हो। किसी अवैज्ञानिक प्रोडक्ट को देश के सामने गलत तरीके से प्रचारित करना कितना सही है, और क्या आप इस दवाई के लिए किए गए ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल को लेकर कहा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में पेश की गई अवैज्ञानिक दवा का गलत और मनगढ़ंत तरीके से प्रचार करना, जिसे बाद में WHO ने खारिज कर दिया, पूरे देश का अपमान है। IMA ने बाबा रामदेव द्वारा आधुनिक दवाइयों को लेकर कहे गए मेडिकल आतंकवाद शब्द पर भी आपत्ति जताई और कहा क्या स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर भी सफाई देंगे। IMA ने पूछा क्या स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं कि DGCI ने किस आधार पर कोरोनिल को अप्रूव किया है। टूलकिट मामले में दिशा रवि को कोर्ट ने एक और दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया है। पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी। पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी दिशा रवि के साथ आरोपी शांतनु और आरोपी निकिता जैकब को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इससे पहले दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो कि आज खत्म हो रही थी। दिशा रवि को लेकर पुलिस का दावा है कि वो देश की छवि को खराब करने की साजिश में शामिल थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस संबंध में RLD नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि सारेम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल हुए। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गाँव वाले। चौधरी ने घायल किसानों की फोटो शेयर की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पुडुचेरी की वी नारायणस्वामी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी है। सोमवार को विधानसभा में भाषण देने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे और लोग उन्हें अवसरवादी कहेंगे। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई विधायकों के इस्तीफा देने के कारण सरकार मुश्किलों में घिर गई थी। रविवार को भी कांग्रेस के 2 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इनमें 4 बार के विधायक लक्ष्मी नारायण और DMK के विधायक वेंकटेशन शामिल थे। इसके बाद 30 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस DMK सरकार के पास सिर्फ 12 विधायक रह गए थे। विधानसभा में 2 सीटें खाली होने के कारण अभी 28 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 14 विधायकों की जरूरत थी। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव केस में अभियुक्त 81 वर्षीय वरवर राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 महीने की जमानत दे दी है। उनको यह जमानत स्वास्थ्य कारणों से इलाज कराने के लिए दी गई है। जमानत के साथ एक शर्त यह भी रखी गई है कि वो मुंबई में ही रहेंगे और जांच में बराबर सहयोग करते रहेंगे। जमानत पर सुनवाई के वक्त कोर्ट ने कहा कि अगर उसने राव को स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल जमानत नहीं दी तो वह मानवाधिकारों के सिद्धांतों और व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं होगा। बता दें, वरवर राव को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में साल 2018 की 1 जनवरी को भड़की हिंसा के बाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अब तक 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से केंद्र पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले मूल्य संवर्धित कर यानी वैट में 1 रुपए की कमी कर दी है। ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। इसके पहले असम, राजस्थान और मेघालय में भी इस तरह की कटौती की गई है। ये महज संयोग नहीं है कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने को है। असम में वह सत्ता में है तो पश्चिम बंगाल में सत्ता की मजबूत दावेदार बनकर उभर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े हैं बल्कि कम हुए हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। उन्नाव पुलिस ने रविवार को 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर आरोप है कि इन्होंने उन्नाव में हुई 2 दलित नाबालिगों की मौत को लेकर अफवाह फैलाई। पुलिस का कहना है कि इन्होंने कहा था कि बच्चियों का बलात्कार किया गया और बच्चियों के शव का अंतिम संस्कार घर वालों की अनुमति के बिना ही कर दिया गया, जिसके बाद इन पर केस दर्ज किया गया है। जिन ट्विटर हैंडल्स पर केस हुआ है उनमें पत्रकार बरखा दत्त की मल्टीमीडिया कंटेंट कंपनी द मोजो स्टोरी का भी नाम शामिल है। बीजेपी द्वारा लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लंबे दावे किए जाने के बाद अब कांग्रेस लोगों को बताने जा रही है कि पाकिस्तान को असली सबक किसने सिखाया है। कांग्रेस अब आम लोगों के साथ ही बीजेपी को भी बताने जा रही है कि दिसंबर 1971 में हुए युद्ध में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने क्या किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग के 50 साल 2020 में पूरे हो चुके हैं। भारत ने इस युद्ध में किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, कांग्रेस इसे लोगों के सामने रखेगी। कांग्रेस लोगों को बताएगी कि इंदिरा गांधी ने किस तरह बांग्लादेश बनवाकर दुनिया का भूगोल बदल दिया था और बीजेपी को जवाब भी देगी। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पार्टी का ब्लूप्रिंट तैयार है और 1971 के युद्ध में क्या हुआ था इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर का मुंबई के एक होटल में शव पाया गया है। मरीन ड्राइव के होटल सी ग्रीन में उनका शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है। मुंबई के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने मौत की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मोहन भाई ढेलकर के पास से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट एप्पल के कंप्यूटर से पेश किया। यूपी सरकार का ये बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। इस दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कई ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों की रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले ही मची चुनावी हलचल के बीच अब सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक के घर सीबीआई पहुंची और उनकी पत्नी से कोयला तस्करी मामले की जांच में शामिल होने को कहा। समझा जाता है कि इस कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाएगा और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होगा। सीबीआई इस मामले में आज अभिषेक बनर्जी की साली के घर पर पहुंच गई है और पूछताछ कर रही है। तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से 23 फरवरी को पूछताछ की जानी है। उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 23 फरवरी को सीबीआई के अधिकारी उनके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इनमें सबसे अधिक तेजी से महाराष्ट्र में पैर पसार रहा है। इसी कारण से राज्य सरकार ने कहा है कि सोमवार को राज्य में किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा अगले कुछ दिनों के लिए राजनीतिक आंदोलनों पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि इसमें भी भीड़ जुटती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर जनता से मास्क पहनने की अपील की और कहा कि अगर वो एक और लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो सहूलियत बरतें। अगले 8 दिनों तक लोगों के व्यवहार को नोटिस किया जाएगा। मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन पर फिर विचार होगा।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें केवल जरूरी चीजें ही लोगों को मिल सकेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। राज्य सरकार अमरावती के अलावा नागपुर और यवतमाल जिले में भी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इन जिलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इसको लेकर सरकारी अमला भी अलर्ट पर है। रविवार को बीएमसी ने करीब 16,000 लोगों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया, जिसमें 32 लाख से अधिक रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। भारत में एक दिन में 14,199 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,50,000 से अधिक हैं और अभी तक देश भर में 1 करोड़ 11,16,000 से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।